हे गाइस, स्टोर गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जहाँ नेक्स्ट की बेल्ट चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं और लोग अपनी स्ट्रेटजी को बदलते जा रहे हैं। वॉरियर्स यहाँ पे अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। वहीं पे हमने देखा कि युवांग कॉल कैसे एंड मोमेंट पे बच जाती है हॉकनी की मदद की वजह से। वहीं दूसरी तरफ बैम और क्राका मिलकर अब कालावान का सामना कर रहे हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे लाल बटन को दबा दे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और साथ ही में हाई बटन दबा दे जो की न्यू फ्यूचर है यूट्यूब वीडियो के अंदर, जो की हमारे चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएगा और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो देखते रहे वीडियो में आगे। हम देखते चाको जो कि डोआन को अभी भी कन्विंस करने में लगा था कि किसी तरीके से उनकी हेल्प करे और उन्हें वॉल की दूसरी तरफ जाने के लिए एक रास्ता दे। लेकिन डोआन का वही दूसरी तरफ पर्सपेक्टिव था कि चा लगता है बहरा हो गया है क्योंकि उसको कोई भी उसकी बात समझ नहीं आ रही। डोआन की प्रायोरिटी इस समय उसके वो फ्रेंड्स से जिनको होस्टेज ले लिया था जहाद की आर्मी ने, और वो लोग कभी भी मारे जा सकते थे अगर डोआन थोड़ी सी भी सस्पिशियस एक्टिविटी करती है, यानी कि किंग जहाद के खिलाफ जाने की कोशिश करती है। वही डोआन चाह रही थी कि चा और बैम और बाकी लोग यहाँ से वापस लौट जाएं इस वॉर को एंड करके, लेकिन चा का कहना था कि इस वॉर को एंड नहीं किया सकता, खासकर उनकी तरफ से तो। और यहाँ पे वो याद दिलाता है कि डॉन कैसे उनकी तरफ से फाइट किया करती थी, जिसके रिप्लाई में डॉन का कहना था कि मैं ऐसा करती थी और यही वो रीजन है कि मैं तुम लोग को आज ब्लॉक कर रही हूँ, यानी कि आगे बढ़ने से रोक रही हूँ। वहीं पे डॉन ये भी पूछती है चा से कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम भला उस स्पेल से बाहर कैसे आए, यानी कि जागे कैसे। चा डॉन के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया, ऑब्वियसली जहाद की फोर्सेस से फाइट करने के लिए। जिस आंसर को सुनते साथ ही डॉन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जहाँ पे उसका कहना था कि इसका ये मतलब है कि तुम यहाँ मुझे देखने के लिए नहीं आए, और डोआन को ऐसा इमोशनल डैमेज मिला था जिसके वजह से वो काफी खतरनाक अटैक कर देती चा के ऊपर, जिसे डॉज करते मुश्किल से चा उसे मनाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स तुमसे मिलना भी एक पार्ट ऑफ द रीजन था यहाँ आने का। वहीं डोआन चा को कहती है कि तुम्हें अपने आसपास देखना चाहिए, हमने इतने सारे सेक्रीफाइस किए, हमारे आसपास के लोग ने इतनी टॉर्मेंट भरी लाइफ जी, लेकिन उसके बावजूद भला क्या बदला, आज भी और वैसे का वैसा ही चल रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। वही चा के पास इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं था। वहीं पे डोआन अब ये भी बताती है कैसे कि टावर में सील होने से पहले उससे एक आदमी मिला था जो काफी मिस्टीरियस था, और हम देखते हैं यहाँ पे वो बॉस की बात करी थी जिसने उसे बताया था कि कैसे एक मिस्टीरियस लड़का आने वाला है इस टावर के अंदर जो कि टावर को बदल के रख देगा। जहाँ पे डोआन ने उसके बारे में एक चीज पूछी थी, क्या वो किंग जहाज से एक दूसरा रास्ता अपनाएगा टावर को बदलने के लिए, जिसपे बॉस ने एक सेकंड सोच के कहा था कि कैसे ये बात सिर्फ समय ही बता सकता है कि आखिर लड़का भविष्य में क्या करेगा, क्योंकि उस मिस्टीरियस पर्सन के अकॉर्डिंग वो जहाज को बहुत लंबे समय से जानता था और जहाज जैसा कि आज के समय में है वैसा नहीं हुआ करता था। और इसीलिए डोआन आज के समय इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि आखिर स्लेट कैंडिडेट बॉय यानी कि बैम कोई भी रास्ता क्यों ना चूज करे, आने वाले टाइम में भी वॉर खत्म नहीं होने वाली, चाहे कोई सेवियर या ऐसा कहे मुक्तिदाता उद्धार करने वाला इन लोगों का ही प्रेजेंट क्यों ना हो जाए टावर के अंदर, जैसा कि इनके मास्टर ने भविष्यवाणी की थी। और उस सेवियर के आने के बाद भी इस टावर के अंदर जो चेंजेस आएंगे उस प्रोसेस में खून की नदियां बहेंगी, और जब सब कुछ खत्म होने के बाद भी उस लड़के को जब पूरी पावर मिल जाएगी तो क्या पता वो भी किंग जहाज से भी बड़ा एक मॉन्स्टर बन जाए। क्योंकि यहाँ पे डोआन चा को कह रही थी कि चाहे रास्ता कितना भी अलग क्यों ना हो, अंत में जब सभी को उतनी बड़ी पावर मिलती है तो सभी भ्रष्ट हो जाते हैं। और ये चीजें और रियलाइजेशन डोआन को तब हुई थी जब वो पूरी टाइम सील थी इतने बड़े वॉर को खत्म करने के बाद, क्योंकि वो भी कुछ लोगों के लिए सेल्फिश थी और ऐसे ही पावर हंग्री भी। वही डोआन को आज भी काफी ज्यादा बुरा लगता था जो चीजें उसके सिस्टर के साथ हुई, और साथ ही उसे ऐसा लगता है कि जब फाइटिंग करने के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला तो क्यों ना वो इस सब चीजों को छोड़कर एक डिसेंट सी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करें, जहाँ उन्हें किसी रिवेंज या ग्रेटर पर्पस को सर्व करने के लिए इतने सारे सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ेंगे। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जिसमें वो ट्रैवल करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ टाइम बिताएंगे, उनकी अपनी फैमिली होगी, और शायद आगे चल के कुछ अच्छे लोगों से मिले जिनसे शायद में प्यार भी हो जाए। और यही सब चीजें एक नॉर्मल लाइफ के अंदर आज की प्रेजेंट डोआन चाहती थी। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है सेकंड वॉल की तरफ, जहाँ पे हम कालावान को देखते हैं जो काफी ज्यादा इम्प्रेस था बैम की इतनी बड़ी प्रोग्रेस को देख के, जहाँ पे बैम ने इतने कम टाइम में ऑर्ब को यूज करना तो सीख लिया था, लेकिन वो साइमल्टेनियसली 3 ऑर्ब को यूज कर सकता था जो अपने आप में छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ बैम को देखते हैं जो कि अपना 100% देने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे हम उसे अपने 7 ड्रैगन स्काई का यूज करते हुए देखते हैं जो कि कालावान की डिफेंसिस को भेजते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, जो चीज काफी सरप्राइज कर देता है कालावान और क्राका दोनों को ही। वही ओब्वियसली कालावान इसको काफी आराम से ब्लॉक कर लेता अपनी बॉडी से, लेकिन दूसरी तरफ कालावान
को एक और चीज समझ में आती है बैम के बारे में कि यहाँ पे बैम की पावर उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि उसका स्टेमिना। यहाँ पे लगातार बैम उन ऑर्ब से शिनशू पावर ड्रॉ कर रहा था अटैक करने के लिए, जिसके वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन जो कि कालावान ने क्रिएट किया था वो भी उसे नहीं रोक पाया। और इस पॉइंट पे तो कालावान को ऐसी फीलिंग आती है उन ऑर्ब्स को देखकर जैसे कि मानो बैम के पास अनलिमिटेड शिनशू का सोर्स है, जो कि काफी क्रेजी चीज है। और इसलिए अब कालावान सीधे हेड ऑन अटैक करने की कोशिश करता है बैम के ऊपर, जहाँ पे बैम को पता था कि उसका राउंड 2 का टाइम आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ क्राका सीधे कालावान के ऊपर अटैक कर देता है कहते हुए, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि अपने एनिमी की तरफ पीठ नहीं दिखानी चाहिए। और यहाँ हमें ट्राई साइड बेल्ट देखने को मिलती है, जहाँ पे एक तरफ से क्राका अपने वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस का यूज करता है, वहीं दूसरी तरफ से बैम अपने हासू स्टाइल स्किल का यूज करता है, और दोनों मिलकर कालावान को बीच में पिन डाउन कर रहे थे। वहीं बैम के ब्लू स्टील वेव अटैक के जस्ट बाद ही क्राका यहाँ पे बैम को आइडिया देता है कि टाइम आ चुका है उसकी उस अटैक को यूज करने का, जो कि कालावान को हर्ट कर सकता है। और हम देखते भी हैं बैम को अपने ब्लैक होल स्फीयर शिनशू का यूज करते हुए, जहाँ इस अटैक का नाम था स्टार डस्ट, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धूल और फॉगीनेस पूरी बैटलफील्ड में फैल जाती है, जहाँ पे क्राका और बैम दोनों देख नहीं पाते कि एक्चुअल में क्या हुआ। वही जैसे ही हम देखते हैं इस फॉगीनेस के हटने के बाद ही कालावान वहाँ पे बिल्कुल सही खड़ा था, जो कि उन दोनों को टक्कर दे रहा था एक हाथ पीछे बंधे होने के बाद भी। और यहाँ पे बैम को समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा कितना टफ है, इसको कुछ नहीं हुआ इतने बड़े 2 अटैक लगने के बाद भी। वही दूसरी तरफ कालावान पहले से भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था बैम से, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा फील किया था कि कोई उसके एसेस ऑफ ब्रेवरी के पूरी डिफेंस को इतने आराम से कट करके उसे ब्लीड करा पा रहा था। और यहाँ बैटलफील्ड के अंदर वो ऑब्जर्व करता है कि कैसे उसका एक अपोनेंट वीक है लेकिन डेडली है, वही दूसरी तरफ दूसरा अपोनेंट टफ है लेकिन वो लीथल थ्रेट नहीं है। और यहाँ पे वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसे किसके ऊपर पहले अटैक करना चाहिए, लेकिन तभी समझ में आता है कि आखिर उसे इतना सोचना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो इन दोनों की एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है। यानी कि अगर किसी एक के ऊपर भी अटैक करेगा तो दूसरा अपने आप ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएगा, तो उसके पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं है। और हम देखते भी हैं कालावान को क्राका के ऊपर लगातार अटैक करते हुए, जहाँ ऐसा होते हुए देखकर बैम अपना फोकस कुछ सेकंड के लिए लूज कर देता है और रैशली अटैक कर देता है कालावान के ऊपर। लेकिन क्राका एंड मोमेंट पे उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें वही रुक जाना चाहिए, एक तरीके का ट्रैप है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी जब तक बैम को वार्निंग मिलती। हम देखते बैम को अपने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके नीडल से कालावान के ऊपर अटैक करते हुए, और ऑब्वियसली बिल्कुल सही में एक ट्रैप था जहाँ कालावान बैम पे काफी क्लोज रेंज से वो अटैक कर पाता है। वहीं पे कालावान का कहना था बैम को कि मुझे पता तुम भागते हुए आ जाओगे क्राका पे ऐसे हेड ऑन अटैक होते हुए देखकर। और साथ ही कालावान जो कि काफी क्लोज रेंज में था अटैक के, मैम को यहाँ पर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता तुम कितने बड़े फूल हो जो सिर्फ एक पर्सन को बचाने के लिए बाकी सभी लोगों की जान को रिस्क पर लगा दिए। यू विल ग्रेस, मुझे विश्वास नहीं होता कि फग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसा विश्वास है कि तुम किंग जहाद के बाद बनने वाले सबसे ग्रेटेस्ट किंग बन सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किंग बनने का, क्योंकि जो एक किंग होता है वो अगर इतना इजीली प्रोवोक कर लिया जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे जैसे व्यक्ति पावर ग्रैब करने के बाद सिर्फ क्योस ही ला सकते हैं, यानी कि कभी भी शांति नहीं स्थापित हो सकती इस वर्ल्ड के अंदर। और इसीलिए मैं तुम्हारे पोटेंशियल को आज हमेशा के लिए यही खत्म कर दूंगा। जहाँ पे कालावान क्या क्या अटैक करने वाला होता है, हम देखते पीछे से क्राका को उसके लीथल मूव को यूज करते हुए, यानी कि आर्मर 3 को, जो कि काइंड ऑफ कालावान की बॉडी को जकड़ लेता है पूरी तरीके से। बैम काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। वहीं पे कालावान बैम को कहता है कि जो किंग की लाइफ होती है उसके अंदर काफी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि एवरीवन जो भी तुम्हारे नीचे है उसे तुम्हें सर्व करना होगा और वर्शिप करना होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं एसेंस ऑफ ब्रेवरी के खतरनाक पंच को बैम की तरफ आते हुए, जहाँ पे ऐसा करते वक्त कालावान समझाता है बैम को कि कैसे जो किंग ज़ाद है वो खुद को 10 फैमिली लीडर को छोड़कर बाकी सभी लोग को इस टावर के अंदर बराबर देखते हैं। किंग ज़ाद को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे उसके कितने भी सब्जेक्ट मारे जाए, जो कि ठीक अपोजिट है बैम के नेचर से, क्योंकि जो बैम है यहाँ पे वो काफी ज्यादा जल्दी परेशान हो सकता है इन छोटी मोटी चीजों से। वही किंग ज़ाद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लॉसेस से, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि उसका ध्यान हमेशा बिग पिक्चर की तरफ रहता है। वही इस अटैक के साथ ही कालावान ये भी कहता है बैम को कि कैसे वो यूनिक नहीं है किंग ज़ाद की तरह, और बल्कि बैम तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है कि उसके लिए कोई अपनी जान को सेक्रीफाइस करे। वही कालावान का पंच जो कि काफी खतरनाक था और बैम को इतनी क्लोज रेंज से लगने वाला था, एंड पे हम उसे डिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं, जहाँ कालावान समझ जाता है कि क्राका ने अपनी पावर्स का यूज करके अटैक के मोमेंटम को एंड वन पे चेंज कर दिया, जिसकी वजह से बैम की जान बच गई।
वही बैम जो कि हमने आपको डिफेंड कर रहा था यहाँ पे रोते हुए बोलता है कि शायद तुम सही हो, मैं उतना ग्रेट नहीं हूँ कि कोई मेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, और इसीलिए शायद मैं हमेशा चॉइसेस लेते वक्त काफी सारी स्टूपिड मिस्टेक्स भी करता हूँ, जबकि दूसरे लोगों की जान दांव पर लगी होती है। मुझे किंग बनने के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही मैं इतना दौड़ता हूँ कि मैं एक्टिंग कर सकूँ कि लोगों की जान मेरी वजह से गई है, और मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि मैं फुलिश हूँ और मैं सब कुछ खुद से भी नहीं कर सकता किंग साथ की तरह, और शायद तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं भी बाकी की तरह एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, और किसी भी दूसरे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही मैं भी अपने मास्टर को यहाँ पर बचाने आया हूँ। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन अपने मास्टर को ऐसे छोड़कर वापस नहीं भाग जाएगा जिसके बारे में वो इतना केयर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तुम लोग हो जो कि अपनी सोल्जर्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो उस चीज़ को रोकने के लिए, जो कि ठीक चीज़ है। और यहाँ पर हम बैम को फाइनली काउंटर अटैक भी करते हुए देखते हैं, जो करने के साथ ही बैम यहाँ पे काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ बताता है कि कैसे आगे बढ़ता रहेगा, और चाहे वो कितना ही पुलिस क्यों ना हो और बहुत सारे लोगों को अपनी जान खोनी क्यों ना पड़े इस प्रोसेस में, लेकिन एक दिन वो सारे लोग एकजुट होकर यूनाइट होके इस चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। और वो दिन जब होगा जब किंग जावद को उसकी गद्दी से उतार दिया जाएगा। और इतना कहने के साथ ही हम बैम के अटैक को भी देखते हैं, जिसका नाम था ट्विन विंग्स ब्लैक एंड वाइट विंग्स फ्लोरल बटरफ्लाई पियर्सिंग टेक्निक। और इस अटैक का इम्पैक्ट हम आसपास की सराउंडिंग में भी देखते हैं, जहाँ पे फाइनली धूल लटने के बाद हम नोटिस करते कैसे कालावान के हाथ को बैम ने पकड़ रखा है, जहाँ पे काफ़ी क्लोज रेंज से उसने अटैक किया था, जहाँ पे कालावान के हाथ से अब काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। जहाँ कालावान नोटिस करता है कि कैसे उसके हाथ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो पहुँचा ही है, साथ में उसकी पूरी बॉडी को अटैक फील हुआ था, लेकिन कालावान के अकॉर्डिंग ये अटैक थोड़ा सा वीक रह गया, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी डीप अटैक होता तो इस केस में कालावान को अपना हाथ खोना पड़ता। और यहाँ क्राक अपने हाथ को हील कर लेता है, लेकिन साथ ही वो बैम को ये भी कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें ऑनेस्टली काफ़ी अंडरएस्टिमेट किया जब क्राक मुझे रोके रखे था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैम ने भी इतने अच्छे चांस को सिर्फ स्लाइट मिसकैलकुलेशन की वजह से लूज कर दिया, जहाँ पे वो क्राक को एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज करके कालावान को क्रिटिकली हिट कर सकता था। और इसके साथ ही बैम जो कि हाफ रहा था उसे देखकर कालावान कहता है तुमने अपनी सर्वाइव करने का लास्ट चांस भी खो दिया। जहाँ कालावान वापस से अपनी फीस्ट को पावर अप करता है बैम पे अटैक करने के लिए, कहते हुए कि मैं मानता हूँ कि तुम सही में फ्यूचर में आने वाले टाइम में इतना पोटेंशियल रखते हो कि तुम किंग जाद के लिए भी खतरा बन सकते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा यहीं पे। चाय कहने के साथ ही हम कालावान को अटैक करते हुए देखते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे डोआन अपने पेटल से यूज करके एन मोमेंट पे बैम को बचा लेती है। वही चाय जब ऐसा होते हुए देखता है तो डोआन से काफी खुश होकर पूछता है क्या तुमने फाइनली अपना माइंड चेंज कर दिया, जिस पे डोआन रिवील करती है कि कैसे वो अभी भी किंग जाद की तरफ से फाइट करने वाली है, क्योंकि उसका मेन मोटिव अभी इस वॉर को रोकना है। लेकिन इस वॉर को रोकने के लिए इस लड़के का मरना जरूरी नहीं है, और ये सेम चीज कालावान से पूछती है। लेकिन ओबियसली कालावान इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उसने पर्सनली एक्सपीरियंस कर लिया कि बैम कितना पावरफुल है और उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है उसके किंग के लिए। वही बैम को समझ में नहीं आ रहा था कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि कालावान अब सीरियस हो चुका था और वो अपनी फुल पावर से अटैक करने वाला था बैम के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ बैम के माइंड में ये भी चल रहा था कि कैसे वो दूसरे लोगों के पावर्स की हेल्प के ऊपर और ज्यादा रिलाय नहीं कर सकता, उसे खुद ही कुछ करके कालावान के अटैक को रोकना होगा। जहाँ पे उसे याद आती है वो लाइन जो कि उसने ड्रॉ की थी राइस पॉट के अंदर, जहाँ पे उसने ट्रेनिंग की थी गॉड ऑफ द गार्जियन के साथ, जहाँ उसने अपनी पावर्स को पहली बार देखा था और अपने आप को डिफाइन भी किया था एक सिंगल लाइन से। और यहाँ पर अगले पल बैम, क्राक और बाकी लोग सभी लोग यहाँ सरप्राइज आते हैं ये देखकर कि कैसे बैम ने एक शील्ड क्रिएट कर लिया है जो कि ब्लू कलर की थी और काफी मस्त लग रही थी, जिसका नाम था ब्लू थाइसा लेवल 2 ट्रांसफॉर्मेशन ब्लू शील्ड। वही से सेम मोमेंट पे बिटवीन द फ्लीट्स बैरियर वॉल के पास हम देखते एक शिप को जिसको चला रहा था कून, और यहाँ पे हम देखते व्हाइट को भी जो कून को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे रिग्रेट करेगा डिसीजन को, क्योंकि आइडिया काफी रिस्की हो सकता है। जो ऑब्वियसली व्हाइट को तो रिस्क लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्लान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वही दूसरे हम कून को देखते हैं जो कि व्हाइट को धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो इस पेल को बीच में ही रोक देगा। वही दूसरी तरफ हॉकी से भी कांटेक्ट करता है, जहाँ पे वो इवान कॉल स्नाइपर की सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ब्रांच लीडर और इवान कॉल के साथ क्या चल रहा है। जहाँ हॉकनी ब्रांच लीडर के बारे में बताता है कि उसका कोर शायद उसके हेड के बीचों बीच है, लेकिन उनके कोई भी अटैक काम नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ जो स्नाइपर है उसकी डायरेक्शन में इवान कॉल खुद चला गया है, लेकिन हॉक ने अभी सरप्राइज है उस डायरेक्शन में इतनी सारी डिब्रीज है कि भला कोई वहां से स्नाइपर कैसे यूज कर सकता है। वहीं कून इस इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही हॉक ने कहता है कि अगर ऐसा है तो स्टिबिशी को उसे हैंडल करने दो, साथ ही में उसके लिए एक प्लान भी बताता है।
और हॉकनी को इन्फॉर्म करता है कि कैसे बैम जो है इस समय डेथ फाइट में कालावान के साथ, और यहाँ पे उन लोगों को उसकी हेल्प करनी जानी होगी, और इस प्रोसेस में उन्हें वाइट की पावर को भी उसके प्राइम पर लेकर जाना होगा ताकि वो इनकी हेल्प कर सके। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और डूम और पॉल अभी ब्रांच लीडर से फाइट कर रहे थे, जहाँ पे ये पट और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसकी विंग्स काफी ज्यादा सुंदर, जहाँ पे ये विंग्स साथ ही में इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान ही पहुंचा रही थी, जिसे डूम और बाकी लोग डॉज करने की कोशिश कर रहे थे। वही इसी बीच हम डूम को कैनोंग से कांटेक्ट करते हुए देखते हैं, और उसके जस्ट बाद हमें 5 मिनट पहले के इवेंट्स दिखाए जाते हैं उस डिब्बी वाले एरिया में, जहाँ पर ली पे यानी कोई स्नाइपर रैंकर थी और इवांग हॉल की बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वही दूसरी तरफ इवांग हॉल उसी डायरेक्शन पे आ गई थी जो कोऑर्डिनेट्स उसे मिले थे स्नाइपर के, लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली कोई भी नहीं होता। वही इवांग हॉल कोई भी मूव ऐसा तब तक नहीं चलनी चाहती थी जब तक कि वो स्नाइपर को पकड़ ना ले, क्योंकि उस तरह की फायर पावर इस पूरी वॉर को पलट के रख सकते सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। वहीं पे इवांग हॉल का ऐसा मानना था कि अगर इस तरह की पावर किसी स्नाइपर के पास है तो उसने पक्का एडमिनिस्ट्रेटर से कोई डील की होगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर इतनी ज्यादा पावर किसी रैंकर को मिली है तो उसके बदले में उसके ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शन भी लगी होगी। और ऑब्वियसली इसका ये मतलब है कि इस तरह की बुलेट को वो स्नाइपर बहुत ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी पावरफुल एबिलिटी को ऐसे ही किसी को यूज करने नहीं देते, क्योंकि इससे टावर का बैलेंस खराब हो सकता है। ऑब्वियसली टावर के अंदर ऐसे मॉन्स्टर्स भी है जो कि इस रूल को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन स्नाइपर मोस्ट प्रोबेबली उनमें से तो नहीं है। वही हम देखते हैं कि हॉकनी अपनी पूरी पावर का यूज करके और साइड लाइट हाउस और कॉम्बिनेशन का यूज करके स्नाइपर को हंट डाउन करने की कोशिश कर रहा था। वहीं हॉकनी इवांग हॉल को ये भी बताता है कि कैसे उन्हें सिबिशु के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, और कून ने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें चलना चाहिए और थोड़ी टाइम वेट करना चाहिए। जो ऑब्वियसली इवांग हॉल इस चीज से एग्री करके वहाँ पे वेट तो नहीं करने वाली थी, लेकिन उसी सेम मूवमेंट पे हम देखते हैं हॉकनी को जो कि स्नाइपर को फाइंड कर लेता है, और स्नाइपर की पोजीशन हॉकनी को किसी और से नहीं बल्कि सिबिशु से मिली थी। और यहाँ हमें पता लगता है कि सिबिशु ने उस स्नाइपर बुलेट की रूट को जब कैलकुलेट किया और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो उसे कुछ चीजें गलत लगी, क्योंकि उस रूट पर बुलेट आ ही नहीं सकती थी उतनी दूर से। और तब उसे आइडिया लगा कैसे कुछ डिब्रीज के अंदर शिनशु का यूज हो रहा है, और उसे आइडिया लग गया कि होनो स्नाइपर इसी के अंदर छुपा हुआ है। और शिनशु की अपनी स्किल्स और ऑब्जर्वर की मदद से उसने फाइनली उस जगह को पॉइंट आउट कर लिया जहाँ पे स्नाइपर छुपी हुई है, यानी कि उस पर्टिकुलर डिब्री पर जिसकी कोऑर्डिनेट उसने हॉकनी को दे दिए थे। वो इवांग को इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ ही कहती कि मैं उस स्नाइपर को मारने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हॉकनी उसे कह के रोक देता है कि कून के पास एक प्लान है। वही अब हमें प्रेजेंट की चीजें दिखाई जाती है, जहाँ इवांग को एक टूटे हुए जहाज के अंदर जाता है और उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ टेलीपोर्टेशन डिवाइस थी, जो चीज अभी भी काम कर रही थी। वही अब सिबिशु, कून और हॉकनी मिलके एक प्लान बनाते हैं जहाँ पे कून के लाइट हाउस को सीधे कनेक्ट किया जाता है इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस से, जहाँ पे इवांग को भी प्रेजेंट थी, और इस सब में सिबिशु उनकी हेल्प कर रहा था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डूम और पॉल के पास कैंग होंग आ जाती है अपनी शिप लेकर, और ये शिप सीधे क्रैश करती है उस ब्रांच लीडर के पास, जहाँ पे दूसरी तरफ कून और इवांग हॉल भी रेडी हो गए थे अपने लाइट हाउस को यूज करके। और हम देखते इवांग हॉल एक काफी बड़ी सी वर्टिकल जंप लगाते हुए, जहाँ पे दूसरी तरफ स्नाइपर रेडी थी अपने शॉट को लेकर, और इवांग हॉल को पता था कि कैसे वो उसके ऊपर शॉट लेने वाली है। वहीं स्नाइपर भी काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी इस चीज को देखकर। वही इवांग हॉल जिस डायरेक्शन में बढ़ रही थी उसे साफ क्लियर था स्नाइपर को भी कि कैसे इवांग हॉल को उसके लोकेशन का पता है, और फिर भी वो अपनी फ्लेम्स का यूज नहीं कर रही। और यहाँ फाइनली स्नाइपर अपना शॉट ले ली थी इवांग हॉल के ऊपर, ये सोच के कि चाहे केस कुछ भी हो, चाहे कितना भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, बुलेट हमेशा फास्टर होगी इवांग हॉल से। वो इवांग हॉल जैसी बुलेट अपनी तरफ आते देखती है वो ये चीज इन्फॉर्म कर देती है हॉकनी और कून को, और हम देखते इवांग हॉल काफी इजीली उस बुलेट को डॉज करते हुए, जहाँ पे स्नाइपर को तो कुछ समझ में नहीं आता कि वाला इवांग हॉल ने ऐसे कैसे किया। मुझे पता लगता है कि ये कून का प्लान था, क्योंकि इवांग हॉल भी किसी स्नाइपर बुलेट को जो कि शिनशु से रिइंफोर्स्ड है उसको डॉज नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर ऑब्जर्वर एंड मोमेंट पे उसे बता दे उसकी लोकेशन को तो इस केस में ऐसा पॉसिबल था। और ओब्वियसली अगर ये बुलेट इवांग हॉल को हिट नहीं करती तो ये हिट करेगी उसकी ठीक अगले पॉइंट पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और उसी प्लेस को ये लोग सीधे टेलीपोर्ट करने वाले थे, क्योंकि वहीं पे था टेलीपोर्टेशन डिवाइस जो कि कनेक्टेड था कून के लाइट हाउस से। और हम देखते कि इस बुलेट को जहाँ पे टेलीपोर्ट किया गया था वो कोऑर्डिनेट से ठीक ब्रांच लीडर के सामने, और हम उस बुलेट को सीधे उस बर्ड के कोर में से निकलते हुए देखते हैं, यानी कि बुलेट सीधे हिट करती है ब्रांच लीडर को। वहीं दूसरी तरफ इवांग हॉल अपने फायर का यूज करके उस स्नाइपर को पकड़ लेती है। और अब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में कून का प्लान था क्या। उसने स्नाइपर को एक जाल में फंसाया और उसकी पावरफुल बुलेट को यूज किया उन्हीं की टीम के साइड के ब्रांच लीडर को मारने के लिए। वही दूसरी तरफ कून रियलाइज करता है कि उसके पीछे जो व्हाइट अभी तक बैठा हुआ था उसके अंदर कुछ अलग से चेंज हो गया है।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बैम को, जिसके पास अब एक नई शील्ड आ चुकी थी, जिसको देखकर कालावान और बैम दोनों ही कंफ्यूज थे। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह का सरप्राइज कालावान को नहीं रोक सकता था और हम देखते हैं उसके फीस से उसको अटैक करते हुए, लेकिन ऑब्वियसली बैम अपनी शील्ड का यूज करके उसे ब्लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बैम भी काफी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को लेकर कंफ्यूज था, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था, उसने फिगर आउट नहीं किया था कि इसकी नई शील्ड को कैसे यूज कर सकता है। और अभी के लिए उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा धीरे होती जा रही थी, क्योंकि इसकी वजह से वो ज्यादा एक या दो और मुक्के ले सकता था अपनी शील्ड पर ब्लॉक करने के लिए। वही हम कालावान को फाइनली इरिटेट होते हुए देखते हैं, क्योंकि बैम ने उसके पावरफुल अटैक्स को 2 से 3 बार ब्लॉक कर दिया था और इसलिए कालावान अपना नेक्स्ट अटैक और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करता है, जहाँ पे एसेंस ऑफ बेवरी की पावर हम देख भी सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे इस अटैक को, इस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए क्राक अपनी पावर्स का यूज करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसके लिए भी डेडली होता अगर चाओ से एंड मोमेंट पे नहीं बचाता। लेकिन अभी चाओ बैम और कालावान के बीच में आता ही इस फाइट को रोकने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे कालावान के सर्वेंट को बीच में आकर चाओ को डिस्ट्रैक्ट करते हुए। वहीं दूसरी तरफ कालावान का फॉलो अप अटैक फाइनली बैम की शील्ड को भी तोड़ देता है और बैम काफी बेयरली उस अटैक को भी रोक पाता है अपनी पावर्स का यूज करके, जहाँ से पता था कि अब और भी ज्यादा कीप अप नहीं कर सकता, क्योंकि कालावान हर अटैक को और भी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाकर उसके ऊपर कर रहा है। वहीं कालावान जो नेक्स्ट अटैक करता है बैम के ऊपर, वो इस इंटेंट के साथ करता है कि इस बार वो बैम को खत्म कर देगा, जहाँ पे चाओ से रोकने के थोड़ा सा लेट हो जाता है और डोआन भी इस बार कुछ नहीं कर पाती। लेकिन सडनली हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ी सी ब्राइट व्हाइट लाइट को अपेयर होते हुए, जो कि कालावान के उस अटैक को मिडवे में ही न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसको देखकर बैम और कालावान दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से व्हाइट लाइट आई थी। और कालावान इस डायरेक्शन में देखकर पूछता है, क्या तुम ही व्हाइट हो? जहाँ पे हम व्हाइट के नए डिजाइन को, उसके लुक को भी देखते हैं, जो कि इसकी पावर को प्राइम में पहुंचाने की वजह से चेंज हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट काफी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कालावान की तरफ देखते कहता है कि लगता है मेरी पावर के रिटर्न होने के सेलिब्रेशन में सबसे पहले विक्टिम तुम ही बनने वाले हो कालावान। व्हाइट की इसी अपीयरेंस के साथ ही आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी यहीं पे ओवर करते हैं, जहाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको व्हाइट की प्राइम लेवल की पावर्स देखने को मिलेंगी और ये रियलिटी भी सामने आ जाएगी कि प्राइम लेवल पे व्हाइट आखिर कितना पावरफुल था। आज तक उसी अपने प्राइम लेवल की पावर की बातें ही करते आ रहा था, लेकिन एक्शन में क्या उतना पावरफुल है भी या नहीं, ये चीज आप नेक्स्ट वीडियो में विटनेस कर पाएंगे। वही साथ ही वल्लभ कून कौन सा मास्टर प्लान बनाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में तो उसके मास्टर प्लान ने एक ही तीर से 3 निशाने किए, जहाँ उसने एक ब्रांच लीडर को भी हराया, साथ ही में व्हाइट की प्राइम पावर भी मिल गई और उसने बैम को भी बचा लिया। लेकिन के साथ ही एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या आखिर व्हाइट अब बैम के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही यानी कि हेल्ट्रेन से ही व्हाइट ये चीज काफी ज्यादा क्लियर कट रखता था कि कैसे बैम उसके लिए एक प्रे है। तो चीजें कैसे अनफोल्ड होंगी ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।